सो प्रीवियस सेशन 21 फरवरी का था जहां मार्केट फॉल हमारा टॉपिक था और उसके बारे में बात करना था। हम लोगों ने काफ़ी बात किया और आज 23 मार्च है और आज जब हम ये सेशन देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम मार्केट रिकवरी की बात करने वाले हैं। तो टॉपिक देखो एकदम से बदल जाता है। 1 महीने के अंदर पूरी टॉपिक ही बदल गई। पहले टॉपिक था मार्केट फॉल, आज टॉपिक है मार्केट रिकवरी और हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट रिकवरी में क्या हमारा डिस्कशन है और उससे हमारा क्या रिलेशन है, व्हाट वी कैन टॉक अबाउट। सो क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट है मार्केट फॉल को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है मार्केट रिकवरी को भी समझना, क्योंकि मार्केट फॉल के दौरान हमें ये देखना होता है हमें क्या स्टेप्स रखने चाहिए, क्या पेशेंस रखने चाहिए। जो मार्केट रिकवरी के समय हमें देखना पड़ता है कि हम अपने पोजीशन पोर्टफोलियो में प्रॉपर प्लेस्ड हैं कि नहीं, ताकि हम उस रिकवरी के पार्ट बन पाएँ। वरना कभी-कभी दिक्कत ये होती है कि मार्केट रिकवर करता है और हम वहीं पड़े रह जाते हैं। हमारे कुछ पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं जो हम रिकवरी के इंतज़ार में रह जाते हैं और वो रिकवर नहीं करती। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज का टॉपिक रिकवरी है और ये अक्सर देखा गया है कि अगर हम सही से पैटर्न ऑफ रिकवरी नहीं समझते हैं, तो मिस हो जाती है रैलीज़। तो हमने कुछ स्टडी आज उसी बेसिस पे आगे बढ़ाई है और कोशिश करी है कि इसी बात को आगे ले जाएँ। सो प्रीवियस सेशन 21 फरवरी 2025 में जो हम लोगों ने बातें की थी, हम जब 6 महीने की फॉल देख रहे थे, तो आपको याद दिलाने के लिए जस्ट मैं रेफर कर रहा हूँ बार-बार प्रीवियस सेशन, ताकि हमें आइडिया रहे कि हम लोगों ने क्या बात किया था, क्या प्लान किया था और अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है। तो प्रीवियस सेशन में हमने आपको दिखाया था कि स्मॉल कैप, पीएसयू एंड मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरे थे और निफ्टी से भी ज़्यादा गिरे थे और बैंकिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी सबसे कम गिरे थे। सो अल्टीमेटली उस 6 महीने में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हमारी पोर्टफोलियो में जो फॉल आया है, किन की बदौलत ज़्यादा आया है और अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज जब ये सेशन पे हम बैठे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 6 महीने का ही वही 6 महीना हम लेते हैं। पिछले बार हमने वहाँ से 6 महीना लिया था, इस बार यहाँ से 6 महीने लेते हैं। तो अगर फॉल देखेंगे तो 8% पिछले उस समय के 6 महीने के थे। यानी कि 21 तारीख से लेके 21 फरवरी से लेके 6 महीना पीछे जाएँ, तो एज़ ऑन 21 फरवरी 8% का फॉल था। अगर हम इसी 6 महीने को कवर करते हैं 21 मार्च से लेके 6 महीना, तो 10% का फॉल है। यानी फॉल 6 महीने के कॉन्ट्रास्ट में ज़्यादा हो गया। मगर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो रिकवरी है, ये वाली, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये कर्व यहाँ पे, और अगर हम इसमें देखते हैं तो अभी तक पिछले वाले जब हम 21 तारीख को आपके सामने बैठे थे, तो हमारे पास कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं थी। ये अल्टीमेटली डाउनफॉल ही था। बट अभी एक अच्छा साइन ऑफ रिकवरी है। सो ये एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। और इसका लॉजिक अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहा था और आपको एक प्रेज़ेंटेशन दी थी कि अराउंड 900 से ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो 20% के नीचे गिर गए हैं। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल बताया था कि अगर आपका पड़ोसी अपना घर 50% सस्ता बेच के चला जाता है, आपका दूसरा पड़ोसी वो भी 50% बेच के चला जाता है। जब सब लोग 40-50% सस्ता बेच के आपके मोहल्ले से भाग रहे होते हैं, तो आपको एक फ़ियर हो जाता है, एक डर हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत घर में हूँ, ये मोहल्ला ही डूबने वाला है, सब भाग रहे हैं। तो उस फ़ियर से आदमी घबरा जाता है और वो अपना पोर्टफोलियो भी बेचने को उतारू हो जाता है। ये साइकोलॉजी होती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी अबाउट एनी एनी बिज़नेस, एनी मार्केट। लेकिन जब उसे अगल-बगल कहीं से कॉन्फिडेंस नहीं आती है, तो वो घबराहट थी हमारी पिछले वाले में। यहाँ पे हमें कोई साइन नहीं दिख रहा था, हमें ऐसा नहीं समझ आ रहा था, हमें लग रहा था कि हर मेरा पड़ोसी बेच रहा है। बट अल्टीमेटली एक सेकंड सिग्नल ये होता है कि पड़ोसी भी आपका तब तक बेचेगा सस्ता जब तक कि उसको दूसरे मोहल्ले में कोई और चीज़ उस प्राइस में मिल रही है। लेकिन अगर मान लो कोई आदमी 50% बेच के जा रहा है और दूसरी जगह 50% महँगा खरीद रहा है, तो उसके लिए तो ये सौदा बहुत खराब हो जाएगा, तो वो बजाय जाने के फिर वहीं टिक जाना पसंद करेगा। इंडिया के लिए वही हुआ। इंडिया के लिए इस समय जो स्टॉक की प्राइसेज़ हैं, जो मेन फ्रंटलाइन स्टॉक है हमारे देश के, वो इतने कम भाव के हो गए हैं, इतना कम उनका प्राइसिंग हो गया है कि अल्टीमेटली बेचने वाले को कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हाथ नहीं लग रहा। तो वो बेचना पोस्टपोन कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग कि सेलिंग हैज़ स्टॉप्ड, ये पहला सिग्नल है कि बिक्री रुक गई है। बेच कौन रहा था? हम और आप नहीं बेच रहे थे, एफआईआईज़ बेच रहे थे, विदेशी बेच रहे थे। तो वो विदेशियों का बिक्री रुक गया है। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इसीलिए ये सही बात है कि हम यहाँ पे देख के चलें कि और बाइंग कितनी आई है, अभी हम उसके बारे में भी आपसे बातें करते हैं।
कि इतनी बाइंग आ गई है या इतनी बाइंग होने लगी है कि अब तेजी एकदम से ऊपर की ओर रास्ता बना के रिकवर हो जाएगी। सो ये सब बातों को आज करने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक आपको समझ आ गया कि आज का टॉपिक है रिकवरी की बात। पहली टॉपिक थी फॉल की बात। रिकवरी की बात में आज हम तैयारी अपनी पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपको जो नॉलेज यहाँ पे आज शेयर करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक वैल्यू इनपुट मिले और इस वेबिनार से आपको कुछ सीखने को मिले, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को लेके कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएँ। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इस पूरे टॉपिक में क्वेश्चंस आंसर हम लास्ट में लेंगे और ज़्यादा लंबा सेशन ये नहीं होने वाला है। छोटा-सा हम एक शॉर्ट सेशन कर रहे हैं ताकि हम आप लोगों को इनसाइट के साथ-साथ बाकी डिटेलिंग डिस्कस कर लें, अपनी प्लानिंग और हमारे स्ट्रैटेजीज क्या हैं। तो लास्ट 1 मंथ की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट 1 मंथ ही रिकवरी का पाथ दिखा रहा है। लास्ट 1 मंथ से सब कुछ चेंज हो रहा है। लास्ट 1 मंथ ही सारे सिग्नल का जड़ है। तो ये लास्ट 1 मंथ यानी 21 मार्च से लास्ट 1 मंथ जाएंगे तो 3.5% का निफ्टी का ग्रोथ है, व्हिच इज अ डिसेंट ग्रोथ, अच्छी रिकवरी है। 3-3.5% एक अच्छा रिकवरी माना जाता है और ज्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं है, मतलब इट्स अ वन साइडेड गेन। तो जब बाजार वन साइडेड गेन को पकड़ लेता है और धीरे धीरे आने लगता है, तो सिग्नल बाइंग की तो मिलने लगी है। बट आपको कुछ फैक्ट जानना जरूरी है कि इस समय एफआईआईज खरीद रहा है कि नहीं। एफआईआईज वो है जो बेच के गया था हमारे देश में और जिसके कारण बाजार गिरा था। तो लेकिन अभी देखने को ये मिला है कि एफआईआईज एक्चुअली खरीद नहीं रहा है। अभी जो भी ये बाइंग हो रही है, ये डोमेस्टिक बाइंग हो रही है। और डोमेस्टिक बाइंग इसलिए हो रही है दोस्तों, क्योंकि हमारे इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, ईपीएफ कंपनी, एलआईसी, इन सब का मार्च का कोटा खत्म हो रहा है। सो मार्च में बेसिकली जैसे एग्जांपल, आप एक इंस्टीट्यूशन हो से एलआईसी ऑफ इंडिया, आपको टोटल जो प्रीमियम कलेक्ट होता है उसका से 40% इक्विटी में लगाना है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आप वहां के फंड मैनेजर हो। तो 6 महीना से आप नहीं लगा रहे थे, सितंबर अक्टूबर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, आप भी थोड़ा रुके हुए थे। तो अब मार्च आ रहा है और आपका एनुअल कोटा खत्म हो रहा है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट दैट, और या फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का कोई लॉजिक इसलिए नहीं था क्योंकि मार्केट में प्राइसेस बहुत नीचे थे, चीजें सस्ती मिल रही थी। तो सभी ने अपनी बाइंग स्प्री खोल दी है दोस्तों। तो अगला हफ्ता भी आपको अच्छी बाइंग देखने की उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग वीक है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि लास्ट ट्रेडिंग वीक में भी काफी पैसे आएंगे। म्यूचुअल फंड से तो आएंगे ही आएंगे। म्यूचुअल फंड के पास काफी कैश है। उन लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज में अच्छा खासा पोर्टफोलियो बचा के रखा हुआ है जो इन्वेस्ट नहीं किया है। तो वो सारे पैसे मार्केट में आने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हमें ट्रेंड ठीक दिख रहा है एंड ये अपसाइड दिखता है। नाउ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये रैली चालू हो गई। तो दोस्तों, कभी इक्विटी में ये बात सत्य नहीं होती। इक्विटी में कभी भी वन साइडेड रैली नहीं होती, चाहे ये हमेशा ही देयर हैज टू बी वोलेटिलिटी। तो ये मत पूछो कभी कि क्या ये अब अपसाइड चालू हो गया, मैं कूद जाऊं। आप आज आ जाइए, कोई बात नहीं, आपको फिर आगे चल के डाउनफॉल मिलेगा। वो तो मिलना ही है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल। तो ये मत सोचो कि फॉल नहीं मिलेगा। फॉल मिलेगा। हो सकता है अप्रैल में ही मिल जाए। लेकिन पॉजिटिविटी ऑफ बाइंग से क्या होता है कि आफ्टर द वोलेटिलिटी नेट रिजल्ट कम्स नॉर्थवर्ड। पहले क्या हो रहा था, अभी लग रहा था कि काफी फॉल हो रही है, नेट रिजल्ट नेगेटिव थी। अभी नेट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो इसलिए आप चिंता मत करिए। आप अपनी एक्सपोजर के लिए तैयार हो सकते हैं। आप डाल सकते हैं। वेट करने वालों को हो सकता है कि अप्रैल में थोड़ा बहुत फॉल और मिल जाए, बट चांस की बात है। अगर कहीं अप्रैल में एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो हमने पहले भी आपको कही थी, वो है 12 लाख की टैक्स फ्री योजना का, 12 लाख तक की एग्जेम्पशन का एक आंकलन, एक एस्टिमेशन। अगर कहीं 2 फरवरी 4 फरवरी से ये डेटा लीक होना शुरू हुआ, जिसमें ये कहा जाने लगा कि इंडियन इकोनॉमी में जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास 10,000 का एवरेज पर मंथ सेविंग बढ़ गया है। अगर ऐसा कोई एस्टिमेशन आने लगा, 4.5 करोड़ लोगों को 12 लाख के इस स्लैब से फायदा पहुंचने वाला है दोस्तों। तो 4.5 करोड़, 5.5 करोड़ लोगों के पास 10 से 20 हजार रुपया एक्सेस बचने लगेगा टेक होम सैलरी में। तो ये कब पता चलेगा, जब फॉर्म 16 लोगों के 1 अप्रैल से जमा होने शुरू होंगे। यानी अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका अप्रैल में ऑब्वियसली एचआर वाला बताएगा कि अब आपका टीडीएस कम कटेगा या फिर आपकी स्लैब में कितना बचने वाला है। ये फॉर्म 16 जैसे ही अपलोड होने शुरू होंगे दोस्तों, और लोग भरना शुरू करेंगे अपना
टैक्स डिक्लेरेशन, तो आप समझ लो मार्केट में एक तहलका मचेगा। वो तहलका 2 तरह से मचेगा। हमने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि उसके चलते लोगों को क्रेडिट कार्ड के ऑफर आने लगेंगे। पर्सनल लोन लोगों का टॉप अप होने लगेगा। लोग ज़्यादातर जो कार नहीं खरीद रहे थे, छोटे बाइक में अभी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, वो लोग अफ़ोर्ड करने लगेंगे एक फ़ोर व्हीलर। तो टू व्हीलर टू फोर व्हीलर का माइग्रेशन एकदम से 1 डेढ़ करोड़ बढ़ने वाला है। प्लस बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों का वर्ज़न बढ़ा सकते हैं। लोग मकान में एक्सपेंशन कर सकते हैं। लोन लेके पर्सनल वेकेशन पे जा सकते हैं, छुट्टी मना सकते हैं। क्लब महिंद्रा जैसी हॉलिडे पैकेजेस बिक सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय हमें दिखता है कि स्पेंडिंग के रूट से मार्केट में आने वाली है। सो दोस्तों, इसकी बेनिफिशियरी लास्ट मीटिंग में भी हमने कहा था कंजम्पशन, यानी कि जो कंजम्पशन कंपनियां हैं, जो कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन रिलेटेड प्रोडक्ट में बनाती हैं, वो बढ़ेंगी। और दूसरा हम लोगों ने आपको बताया था एनबीएफसीज एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। एनबीएफसीज यानी कि जो भी एनबीएफसीज आप देखें छोटे मोटे, या बैंक्स वगैरह जो इंस्टेंट लोन देती हैं, वो सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में रैली आने की उम्मीद है। तो अगर हम इस तरह के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, तो प्रीवियस सेशन में हमने आपको दिखाया था कि फॉल इज टेम्पररी, इसलिए घबराने की तो कभी बात ही नहीं होती। ये पूरी जिंदगी में आपने ये देख लिया है। तो ये वाला पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे थे, और इस सेशन में आपको ये बात समझ आ चुकी है कि यस, फॉल इज टेम्पररी, ग्रोथ तो होना ही है, और इस बार की ग्रोथ फिर से रिकवर होके अपने नए मुकाम तक जाएगी। अल्टीमेटली इस पूरी स्टोरी में जब आपको विश्वास हो गया है, और हमारी हर सेशन में हम लोग इक्विटी के बारे में आपको बताते हैं कि इक्विटी इज नथिंग बट अ बिजनेस, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू हैव टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट बिजनेस, एंड द मार्केट प्राइस के बारे में देख के बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये 2 टिप्स हम हर जगह आपको बताते हैं कि आपके पास बिजनेस अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ होल्डिंग अ गुड पोर्टफोलियो। आपके पास जो चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, और चाहे डायरेक्टली आपके डीपी में हो, तो डीमैट में हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, जो आपके पास अल्टीमेटली स्टॉक आता है, जो बंडल ऑफ बिजनेसेस आपके पास आते हैं, दोस शुड बी वेरी वेरी नाइस, एंड वो रिलेवेंट होने चाहिए। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, कुछ लोग एग्जांपल अभी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं जरा उसको खोल देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। हम इस वक्त एक देखते हैं से आईसीआईसीआई का इक्विटी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि समवन हैज आस्क्ड, तो मैं उसको खोलता हूँ। सो आईसीआईसीआई इक्विटी अपॉर्चुनिटी, अगर मैं एक पोर्टफोलियो खोलता हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखिए दोस्तों, एक नॉलेज देता हूँ आपको, ताकि आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही रहते हैं, सब आप लोग इन्वेस्टर हो। जिसके आगे अपॉर्चुनिटीज वर्ड होती है, और जिसके आगे इस समय आप देख रहे हैं कि एक डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी फंड है, वो ऐसे आइडियल टाइम है जब कभी भी मार्केट रिकवर होती है, वन ऑफ द बेस्ट फंड होता है। ये हमेशा रिकवरी के बादशाह होते हैं। इसलिए ब्लाइंड बेट, अगर आपको किसी से कुछ नहीं सीखना है, समझना है, और कुछ नहीं करना है, आप बस उठा के देख लो कि रैली के टाइम, यानी जब यू कर्व बन रहा है, जब मार्केट रिवर्स हो रही है, आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी फंड है कि नहीं मार्केट आपके पोर्टफोलियो में? नहीं है तो एक दो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोस्तों। चलो एनीवे, तो अपॉर्चुनिटी फंड की हम बात करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फंड है, जो हमेशा डाउनसाइड से रिकवरी के समय हीरो बन जाता है। जब भी डाउनसाइड होती है, वहां से जब रिकवरी होती है, तो ये हीरो होता है हर बार। पिछले 3-4 जो भी रैलीज आप देखोगे, 68 स्टॉक है उसके पास। हम जब पोर्टफोलियो देखते हैं, तो इस समय हम अगर पोर्टफोलियो देखें, तो आप देखिए एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। हमने क्या बोला आपको, जो रिकवरी का पाथ होने वाला है, बैंकिंग पे होने वाला है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे होने वाला है। ये सारा का सारा रिकवरी पाथ यहाँ पे है। और यहीं पे अगर हम देखते हैं, तो सन फार्मा, इन्फोसिस, मारुति, एसबीआई लाइफ, एल&टी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सारे एक बेस्ट रिकवरी है। एक ही जगह स्टकअप है, सभी के पास था। इंडसइंड बैंक एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो कोई भी म्यूचुअल फंड उससे बरी नहीं था, इवन इंश्योरेंस कंपनी बरी नहीं थे, सबने खरीदा था, बिकॉज इट वाज अ सडन फियास्को। तो ऑब्वियसली उसके लॉस को तो सबको सहना ही पड़ता है, और ऑलरेडी वो लॉस काउंटर हो गई, वो कवर हो गई सिस्टम में। और यही फायदा है म्यूचुअल फंड का, कि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होने से, किसी एक शेयर के खराब होने से आपकी जिंदगी पे कोई खास असर नहीं पड़ता। एंड दैट्स ऑल हैपेंड इन दीज थिंग्स आल्सो। बट मोटा मोटी जो मैं कहना चाहता था, ये देखिए, फाइनेंशियल में 36% का वेटेज है। सो 36% अगर फाइनेंशियल का वेटेज है, तो ये हर अपॉर्चुनिटी फंड में आपको दिखेगा। एंड दैट्स द ब्यूटी
जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप चाहे फाइनेंशियल्स बाय वे ऑफ योर ओन पोर्टफोलियो लीजिए, चाहे बाय थ्रू म्यूचुअल फंड लीजिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ये अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइनेंशियल्स आ जाए। नाउ अपने हर मीटिंग में अगेन हम लोग एजुकेट करते हैं आपको कि नेचर ऑफ प्राइस यानी किसी भी शेयर का भाव वो चेंज होता है उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस से, यानी कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, और या फिर उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से कि उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अभी जो लास्ट फॉल हुआ था, आप लोगों को अगर फिर से आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव अटेंडेड द प्रीवियस वन, हम लोगों ने बड़े डाइल्यूट करके देखे थे, अपने अंदर घुस के देखे थे अपने टोटल पोर्टफोलियो को, और समझा था कि ईपीएस यानी कंपनी की अर्निंग पर शेयर गिरना कोई बड़ा रीजन नहीं था, सिर्फ अमेरिका में एफआईआईज का इंडिया से पैसा ले जाना ही बड़ा रीजन था। यानी सेलिंग प्रेशर से हमारे प्राइस गिरे थे, ना कि परफॉर्मेंस प्रेशर से। तो जब भी कोई चीज सेलिंग प्रेशर से गिरती है और ना कि परफॉर्मेंस प्रेशर से, तो आप उस बात को यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा ग्राफ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो रेड वाला है ये परफॉर्मेंस है, यानी अर्निंग, कंपनी जो कमा रही है, नेट प्रॉफिट। तो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं, निफ्टी की जो 50 टॉप कंपनी है, वो 21 फरवरी को हमने आपको दिखाया था कि ये देखिए, ये निफ्टी की कंपनियां कमा ये रही थी और उनका भाव ये था, यानी अपनी कमाई से कम उनका भाव मिल रहा था बाजार में। कब से? सितंबर के बाद से, यानी कि ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद से। उससे पहले उल्टा सीन था, उनको भाव ज्यादा मिल रहा था और वो कमा कम रही थी। तो ये गलत समय था। लेकिन ये तो बहुत अच्छा समय था, उनको अपनी कमाई से कम भाव मिल रहा है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है। तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को जब ये बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि लोगों से अब रुका नहीं गया, तो देखिए अब यहाँ पे बाइंग शुरू हो गई। और ये देखिए, अब ये अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है, एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर से ये अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है दोस्तों। ये लेटेस्ट है, ये मैंने कब से निकाली? दिसंबर से लेके मार्च, यानी पिछले 3 महीना में आधी अपॉर्चुनिटी बाजार खा गया। मार्केट खा गया। मेरे ख्याल से आप ये समझ पा रहे हो, फिर से मैं दिखाता हूं। जब ये लाल वाली लाइन, यानी कि कंपनी में परफॉर्मेंस, यानी कंपनी जो कमा रही है, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, ये ऊपर की ओर जाती है और भाव नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब कंपनियों को अपनी कमाई के अनुरूप भाव नहीं मिल रहा। यानी आप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो मगर जनता ताली नहीं बजा रही है। बट यहाँ पे जब बड़ा हो जाता है ये गैप, यानी ये दिन बढ़ जाते हैं जब, कि जनता ताली नहीं बजा रही हो, तो एक ना एक दिन जनता को लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें तो ताली बनता है। तो ये ताली देखिए अब बनने लगा और ये गैप कम हो रहा है दोस्तों, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। चलिए, आपको ये बात समझ आ गया कि परफॉर्मेंस हमेशा ही प्राइस में कन्वर्ट होता है, और चाहे फ्यूचर की उम्मीद के अनुसार या फैक्ट के अनुसार। तो अभी तो सिर्फ हमें उम्मीद के अनुसार ही, ये मेरी ईपीएस है और ये मेरा प्राइस है, तो अभी तो हम इसी को कैच कर रहे हैं। लेकिन आगे जाने पे, अभी अप्रैल से आपको कुछ कहानी मैं दिखाने जा रहा हूं कि अल्टीमेटली प्राइस जो है ईपीएस से ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उम्मीद कंपनियों के अच्छा करने की बढ़ने वाली है बाई मई और जून। तो आप ध्यान रखिए, रीजन जो भी था वो खत्म हो चुका है। इस समय हम पिछले, ये कल का रिपोर्ट है, जो गेनर्स चल रहे हैं हमारे मंथ के, पिछले महीने के, फार्मा टॉप गेनर है, एनर्जी टॉप गेनर है, पीएसयू टॉप गेनर है, इंफ्रा टॉप गेनर है, बैंकिंग टॉप गेनर है। तो अगर हम 5 टॉप गेनर देखें, तो बैंकिंग, फार्मा, फार्मा तो लगातार गेनर है, तो फार्मा तो हमारा डिफॉल्ट पिक है। लेकिन एनर्जी जो ठंडा हो गया था, पीएसयू ठंडा हो गया था, इंफ्रा ठंडा हो गया, ये स्टोरी बिल्कुल ठंडी हो गई थी, बस्ते में चली गई थी, वो सब में एक गेन देखने को मिल रहा है, सब वापस आ रही है। इसके रीजंस क्या हैं हम अभी डिस्कस करेंगे, बट गेनर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनमें तो चाल आ गया है, और ये चाल दिख रहा है, इनमें बाइंग आ गई है। लूजर्स में अभी भी जो लूज कर रहे हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी के समय आपको ये पहचानना जरूरी है कि कौन अपने लिस्ट में इस समय पिक नहीं हो रहा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी में अभी पिकिंग नहीं हो रही, और इंटरनेशनल यानी कि यूएसए के बेस्ड स्टॉक में पिकिंग नहीं हो रही, और एमएनसी कंपनी जो बाहर मल्टीनेशनल है वो नहीं हो रही। यानी साफ साफ नजर आ रहा है कि इस समय यूएस वीकर पड़ रहा है, या फिर हमारा जो फॉरेन इक्विटीज है या जो विदेशी बेस्ड
स्टॉक्स हैं, वो सब वीकर पड़ रहे हैं। तो ये क्लियर 1 महीने से और अच्छा खासा वीकर हैं। तो ये 1 महीने का सिग्नल है दोस्तों, तो ये सिग्नल को बहुत अच्छे से समझना है। यूएस इज़ इन ट्रबल। यूएस पहले भी ट्रबल में था, ये कोई नई कहानी नहीं है। वो रिसेशन में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कभी नहीं गया, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इस बीच ट्रम्प ने टैरिफ की दुनिया में छेड़ के हंगामा मचा दिया और चारों तरफ से लोग परेशान हो गए। लेकिन अल्टीमेटली इस पूरे महीने में एक चीज साबित हो गई कि यूएस का जो भी स्ट्रैटेजी है वो डेट्रीमेंटल है यूएस इकोनॉमी के लिए खुद, और इंडिया एक बेनिफिशियरी है। ये बहुत बड़ी बात लास्ट मंथ आ गई, तभी आपको बाजार में ये जो चाल मिली है, ये जो कर्व मिला है मार्केट में, ये देखिए, ये मार्केट का जो आपको चाल मिला है, ये सिर्फ दो ही रीजन से मिला है दोस्तों। पहला, कि हमारे देश में हम अप्रैल में एंटर कर रहे हैं और मार्च में जो एलोकेशन खत्म हो रही थी उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट इज वन। द सेकेंड इज कि टैरिफ वॉर में भारत बेनिफिशियरी हो रहा है। बेनिफिशियरी क्यों? जरा टैरिफ टैरिफ वॉर आप समझें क्या है। टैरिफ हमेशा इंपोर्ट पे लगाई जाती है, यानी गवर्नमेंट कहती है, यूएस गवर्नमेंट कहती है कि जो तुम लोग माल मेरे यहाँ डंप कर रहे हो, मैं उसमें तुमसे इतना रुपया ज्यादा लूंगा। तो एक बड़े प्रेसिडेंट को ये सोचना चाहिए कि जब वो अपने देश में इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा देगा, ड्यूटी बढ़ा देगा, तो उस गुड्स महंगी हो जाएगी, वो चीजें महंगी हो जाएगी, उसकी खुद की जनता को महंगी खरीदनी पड़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यूएस पहले इन्फ्लेशन में परेशान है और टैरिफ के चक्कर में और इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, जिस बात का अभी तक अमेरिका ने अंदाजा नहीं लगाया है। लगाया भी होगा, उसको उसके खुद के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो सर, ऐसा नहीं होता। आप अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे, टैरिफ बढ़ा दोगे, तो आपके यहाँ के जनता को जो सामान सस्ते मिला करती थी, चाइना का वही शर्ट जो उसे 100 रुपए का मिलता था, अब 150 रुपए का मिलेगा, तो आपको कैसे मंजूर है क्या ये बात? तो ट्रंप ने कहा कि हाँ मंजूर है, मैं अपने देश में 90 रुपए की शर्ट बनाने लगूंगा। अरे कब बनाओगे? अगर तुम बना सकते तो पिछले 30 साल में बना लेते। तो यूएस जो मैन्युफैक्चर कर सकता है वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, उसके पास कोई कैपेसिटी बढ़ाने के भी औकात नहीं है, लेकिन वो टैरिफ बढ़ा बढ़ा के पता नहीं क्या करना चाहता है। सो दैट इज वन ट्रबल विच वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड कि यूएस खुद मुसीबत में है। दूसरी ओर, आप अगर ऐसे हो जो यूएस से सामान लेते हो, देते नहीं हो, यानी नेगेटिव इंपोर्ट है आपका, एग्जांपल हम लोग कोयला, स्टील, आपके और भी जो मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिसमें हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं, हम नेगेटिव, एल्युमिनियम एल्युमिनियम हम यूएस से लेते हैं। तो अल्टीमेटली जहां हम नेगेटिव हैं इंपोर्ट में, वहां पे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, वहां तो उल्टा हमें रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का हक है। अगर मैं उल्टा टैरिफ वार में आ जाऊं, मान लो मैं इंडिया हूं, यूएस ने मुझसे कहा कि अभिनेश भाई मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, हम कहे ठीक है, तो मेरे सामान पे लगा लो, मैं तेरे सामान पे लगा लेता हूं। तो रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं उसको। अगर यूएस एग्री हो जाता है तो इंडिया को 20 आइटम में टैरिफ देना पड़ेगा और 80 आइटम में टैरिफ मिलेगा, तो इंडिया तो बड़ा बेनिफिशियरी बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पूरे कहानी में एक अच्छा हीरो की तरह विनर हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी होंगी जहां पे टैरिफ के कारण इंडिया को नुकसान है, और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होंगी जहां टैरिफ के कारण इंडिया को फायदा है। तो आपको बहुत सिंपल एक मैथमेटिक्स बता देता हूं दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि चाल कहां आएगी अप्रैल से, तो ये देखिए, जिस चीज में नेगेटिव इंपोर्ट है, तो अगर आपको केवल लिखना है कि नेगेटिव, तो ओवरऑल तो हम नेगेटिव है ही हैं, $14 बिलियन से हम नेगेटिव हैं। अगर आप ये लो सेक्टर्स हैविंग, तो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उसकी एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पे अभी एआई निकाल देगा, और आप देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। देखता हूँ, ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया, चलो अभी ये डेटा आप लोग सर्च करके देख लेना, बट इसमें आपको जो नाम आएंगे ज्यादातर मेटल्स आएंगे, जितनी भी मेटल कंपनीज हैं उनको फायदा होने वाला है, और वो स्टॉक्स अच्छे जाने वाले हैं। मैं फिर भी ये लिस्ट आप लोग को पब्लिश कर दूंगा, अभी इसमें यहाँ पे आउटपुट में नहीं आ रही है। और बाकी ओवरऑल यूएस से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों तीन चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेक अवे है। पहला कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा हमको दूर रहना पड़ेगा और अपनी प्रॉफिट से या तो बुक करनी पड़ेगी या फिर उसको बाय एंड होल्ड में डाल देना पड़ेगा। ये पोर्टफोलियो मेरा अभी परफॉर्म नहीं करने वाला है। एमएनसी से हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे अहम चीज होने वाली है, ये आप समझ लीजिए कि जो ये रैली आई है, इसमें इसमें इन तीनों से जरा सतर्क रहना पड़ेगा। ये अभी तो दिख रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर बुक्स हैं,
मार्च हो रहा है और एलआईसी इंडिया को अपना पैसा लगाना है, तो वो एचएएल खरीद रहा है, बीएल खरीद रहा है, वो डिफेंस के सारे शेयर खरीद रहा है, पीएसयू के शेयर खरीद रहा है। ये तो स्ट्रैटेजी आप जानते ही है ना, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होगा, वो मार्च में अपने जितने पीएसयू कंपनीज हैं उनको बोलेगा तेरे पास जो पैसे हैं और जो तुम्हें इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो मेरी कंपनी में खरीदोगे। सो एलआईसी ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस एलआईसी का होगा कि वो गवर्नमेंट का कोई स्टॉक खरीदे, पीएसयू के नवरत्न में से किसी को खरीदे। तो इसलिए यहां तो रैली आपको ऑब्वियस है इस मार्च में, लेकिन ये लंबी रैली नहीं होने वाली है दोस्तों, यहां सतर्क रहना है आपको। क्यों सतर्क रहना है? एचएएल को अगर आज के दिन में 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है से एग्जांपल, तो एचएएल जैसी कंपनी को मान लो हवाई जहाज बनाने का ऑर्डर मिलता है जिसका इंजन आता है बोइंग से, तो ऑर्डर देख के मार्केट उसका भाव तो बढ़ा देता है और आप भी ऑर्डर बुक देख के हो सकता है शेयर खरीदने लगो और मार्केट में उसकी रैली आ गई। मगर ध्यान रखना है, ऐसे शेयर जाके नाक के बल गिरते हैं तब जब डिलीवरी नहीं हो पाती है इन टाइम। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि एचएएल जो हवाई जहाज देता है उसमें इंजन आती है यूएस से। अब मान लो यूएस में बोइंग के पास अगले 15 साल की बुकिंग है ऑलरेडी और आप क्यू में हो, तो जब आपके पास इंजन ही नहीं आनी है 7 साल में, तो आप 7 साल में प्रोजेक्ट कैसे पूरा पूरा करके दे दोगे किसी को? अगर आपको 200 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर आ भी गया या हवाई जहाज का आ भी गया, जिस हवाई जहाज का इंजन आपको यूएस पे डिपेंडेंसी है, तो जब एनालिस्ट थोड़ा सा पढ़ता है ऑर्डर बुक को तो देखता है कि उस ऑर्डर बुक में कंपोनेंट्स कहां कहां से आने हैं। वो प्रॉब्लम इंडिया की सबसे बड़ी है और उस कंपोनेंट में टैरिफ जैसे ही अप्रैल से लगेगा, तो मान लो वही इंजन जो हम बोइंग से खरीदने वाले हैं और उसमें टैरिफ लग गई 25% की, तो एचएएल का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी घुस जाएगा। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि इस तरह के ऑर्डर बुक वाली शेयर्स पे पागलों की तरह ना इन्वेस्ट करना है और ना उस तरह की म्यूचुअल फंड में ऐसी पोर्टफोलियोज में एक्सपोजर लेना है। तो हम लोग को वो भी ध्यान देना है कि मुझे इस रैली में तो उसका फायदा उठाना है, मगर अपने पोर्टफोलियो से उन म्यूचुअल फंड्स में से स्कीमों को हटाना होगा जो ओवर एक्सपोज्ड है ऐसी कंपनी में। उसको कहते हैं दोस्तों कैपेक्स कंपनी। कैपेक्स कैपेक्स वाली कोई भी स्टोरी में नहीं फंसना है आपको। अगला 4 साल की रैली सिर्फ कैपेक्स से बच के चलना है, क्योंकि कैपेक्स बढ़ाना इतना आसान नहीं है। मान लो आज के दिन में मारुति को कोई नया ऑर्डर मिल जाता है, तो वो मारुति कुछ भी कर ले, वो कैपेक्स नहीं बढ़ा सकता है। वो जो प्रोड्यूस करेगा वो उतने ही प्रोडक्शन में करेगा जो उसके पास अवेलेबल है, जो उसका सिस्टम है, क्योंकि उसके पास लेबर बढ़ाने का नहीं है अपॉर्चुनिटी कि वो 50,000 और मजदूर रख ले फिर उनको 4 साल बाद नौकरी से निकाल दे। ये संभव नहीं है। आप अपने अवेलेबल कैपेसिटी में ही प्रोड्यूस करने वाले हो। तो उसी तरह की बहुत सारी कैपेक्स इश्यूज आने वाली हैं दोस्तों, जिसको देखते हुए एलएनटी या ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी कैपेक्स आसानी से नहीं बढ़ा सकती। आप चाहे उसको कितना भी ऑर्डर दे दें, काम वो उतनी ही कर सकती है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप की थिंग समझ गए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको नहीं छेड़ा जा सकता है, जिसको कोई रुकावट नहीं आने वाली है, वो है कंजम्पशन, रिटेल। कंजम्पशन और रिटेल को कोई रोक नहीं सकता, जितना चाहो उतना बढ़ सकता है। और ये जो कंजम्पशन की ग्रोथ स्टोरी है दोस्तों, यही इंडिया स्टोरी है। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि इंडिया की स्टोरी पकड़ के चलनी है, और इंडिया की स्टोरी अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपको पक्का रिटर्न बनने वाला है। तो इंडिया की स्टोरी किन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शामिल है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिए किसमें नहीं शामिल है। निफ्टी में नहीं शामिल है। अगर आप सोचते हैं कि निफ्टी के स्टॉक खरीद लूं या निफ्टी का इंडेक्स खरीद लूं या निफ्टी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहूं निफ्टी के टॉप 50 में, तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल होगा आपको, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी हमारी इंडिया स्टोरी नहीं कहती है। हमारी इंडिया की स्टोरी मिड कैप कंपनियां कहती है और स्मॉल कैप कंपनियां कहती है। तो आपको लार्ज एंड मिड का कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया है इस समय, सबसे बढ़िया। यानी निफ्टी के साथ साथ आपको मिड कैप वाली कंपनियां जो इंडिया की कहानी को कैप्चर करती है पूरी तरह। जैसे एग्जांपल अगर आप सोचें कि मारुति अगर इंडिया की निफ्टी में है और इंडिया की स्टोरी को कैप्चर करती है कि हर रिटेल आदमी के पास एक कार होगा, तो भाई जो उसका स्टीयरिंग बनाता है, टायर बनाती है, मिड कैप की जो कंपनी है वो भी उसका पार्ट है। तो आप अगर आपको इंडिया स्टोरी पूरी कैप्चर करनी है तो लार्ज और मिड का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। सो मेरा जो बेस्ट म्यूचुअल फंड का अगर आज देखेंगे पोर्टफोलियो, तो लार्ज एंड मिड की होगी। एनीवे, अभी मैंने ये निकाला कि पिछले एक महीने का स्टॉक रैली किस में आया। तो अगर आप देखें तो स्टील में आया। आप देखिए आपका वो लाइन कितना अच्छा रिलेट हो रहा है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारी कंपनियां जो डेफिसिट हैं इंपोर्ट में, यानी जिस चीज के लिए बाहर स्टील हम बाहर से लेते हैं, तो ऑब्वियसली टैरिफ वार पर हमें वहां असर नहीं पड़ेगा, उल्टा एडवांटेज पड़ेगा।
तो टाटा स्टील बेनिफिशियरी है, और भी स्टील कंपनियां हो सकता है बेनिफिशियरी हो, लेकिन टाटा स्टील को लोगों ने इधर एक महीना में काफी अच्छा खरीदा, 13% का करीब ग्रोथ दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक ऑब्वियसली, कोल इंडिया, एस डी एफ सी लाइफ, ये देखिए एल्युमिनियम ये भी आ गया। तो मैंने दो लाइन आपको बताई थी, एक स्टील और एल्युमिनियम दोनों टैरिफ वार के बेनिफिशियरी हैं हमारे, तो आपको तो इसमें फायदा मिलने वाला है। और ये दोनों ही देखिए आपके सामने झलक के ऊपर आ रहे हैं, तो ये आपको एक ट्रेंड साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों, कि कौन सी चीजें चल रही हैं। फार्मा चल रही है, लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है, फाइनेंस चल रहा है, बैंक्स चल रहे हैं, सब कुछ वही है जिसकी हम बातें करें। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील चल रहा है दोस्तों, इसका टैरिफ वार में हम एडवांटेजियस हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉज लेते हुए आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आई होप आप मेरी बात समझ गए कि इस कन्वर्जन पे हमें क्या करना है। हमें अप्रैल से ये ध्यान रखना है कि हम ट्रेड में जहां जहां डेफिसिट हैं, यानी जहां हम इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर नहीं है, वहां हमें ट्रेड वार से फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फायदा ही मिलने वाला है। तो हो सकता है कि रेसिप्रोकल ट्रेड वार के चलते हमें टाटा स्टील और इस तरह के स्टील वाली कंपनी को उल्टा टैरिफ मिलने लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बात जो सबसे अहम चीज आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों, वो एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए वाली जो कंट्रीज हैं जहां पे हमारा ट्रेड एग्रीमेंट एकदम फ्री है, दोनों साइड बायलैटरल, हम उनको देंगे वो हमें देंगे, कोई भी लेन देन नहीं है। उसमें यूएसए था जिसने अभी अपने धोखाबाजी की है, लेकिन अभी भी एफटीए में जो एशियन कंट्रीज हैं, जो एशियन ग्रुप है हमारा ASEAN, जरा उनकी लिस्ट निकालिएगा और देखिएगा, उनमें से हम अपने ट्रेड शिफ्ट कर रहे हैं। हम अपने, हो सकता है कि ऐसे चीज जो एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस को हम नहीं करेंगे, हमारे लिए नया मार्केट अवेलेबल है, हम वो मेरे कंज्यूमर बन सकते हैं। तो मैं उनको लो प्राइस पे, अगर 25% यूएस में मुझे ज्यादा देके अपना माल बेचना है, मैं उससे अच्छा 5% सस्ता करके दूसरी कंट्री को दे दूंगा जो मेरे एफटीए एग्रीमेंट में शामिल है। तो यूएस को अभी नहीं पता उसको क्या क्या नुकसान होने वाला है, बट ऐसा बहुत चीजें होने वाला है दोस्तों जो मजा देगा आपको। अप्रैल में ये खबरें खूब झूमेंगी, खूब मार्केट में इसके ऊपर नीचे ऊपर होगा। अप्रैल विल बी अ वोलेटाइल मंथ ऑफ कोर्स, लेकिन सरप्राइजिंगली पॉजिटिव वोलेटाइल होगा। पॉजिटिव वोलेटाइल मींस नीचे गिरेगा लेकिन ऊपर ज्यादा गिरेगा, ऊपर का ज्यादा रैली मिलेगा आपको, ताकि खूब अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। तो दो खबर आज के नॉलेज सेमिनार में ले जाइए, एक एफटीए और एक ट्रेड डेफिसिट में कौन सी बिजनेसेस इंडिया की शामिल है। चलिए, फॉल में देखें तो किसको ज्यादा गिरावट हुई, अलग दिशा के नहीं थे, लेकिन एक इन्फोसिस और विप्रो ने आपको यह बता दिया कि आईटी में करेक्शन है। और इवन एचसीएल देखिए, तो आईटी करेक्शन जो मैंने आपको कही वो तो एकदम क्लियर कट सामने आ रहा है कि टेक्नोलॉजी में चीजें खराब हो रही हैं, और जस्ट बिकॉज कि यूएस में खराब होने की उम्मीद है, उसकी उम्मीद के कारण आईटी पहले ही करेक्ट हो रहा है, बाजार पहले एडवांस में गड़बड़ कर देता है। और इंडसइंड की तो कहानी आप सबने सुनी रखी है, तो इसलिए गिरने वाले शेयर बड़ी ऑब्वियस हैं। टेक महिंद्रा, ये भी देखिए आईटी, ये पूरा पैक आईटी का पैक है, ये पूरा पैक एक तरह से आईटी का पैक है, और ये एकदम क्लियर कट आपको फॉल दिख रहा है कि कहां है। तो व्हाट इज द सिग्नल? सिग्नल मैंने आपको साफ बताया कि निफ्टी का सिग्नल है कि ये गैप जो 21 फरवरी का था ये फुल हो रहा है, और ये होता हुआ कम हो रहा है, और ये क्रॉस कर जाएगा इसको। ये क्रॉस करने का मेरा जो टारगेट डेट है कि जब ये क्रॉस कर जाएगा, इट विल बी अराउंड जून, मई जून के बाद ये क्रॉस कर जाएगा और ये अपने ऊपर निकल जाएगा, और ज्यादा मतलब अर्निंग से ज्यादा प्राइस को वजन मिलने लगेगी। सो हमें लगता है कि वो दिन काफी अच्छा होगा। ईपीएस आप सब जानते ही हैं, तो इसलिए फिर से रिपीट करने का बात नहीं है कि टोटल कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसको जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करती है तो अर्निंग पर शेयर होता है, और अर्निंग पर शेयर के गुणन यानी मल्टीपल से जो चीज ट्रेड होती है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। सो मार्केट में इस समय 20 की पी चल रही है, यानी कि लोग अपनी अर्निंग का 20 गुना देने को तैयार हैं शेयर भाव में। तो यानी किसी कंपनी का ईपीएस अगर 20 है तो उसका शेयर प्राइस आज 400 रुपए का ट्रेड हो रहा है। मैंने अभी अभी आपको जो ग्राफ दिखाया वो ये समझाने के लिए दिखाया कि हम 20 से 25 की पी होने वाले हैं। अर्निंग बढ़े ना बढ़े, कंपनी की अर्निंग ना भी बढ़े, हम 25 होने वाले हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो खुद ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो भाव जो है इस बार पी से बढ़ने वाली है इस रैली में। ईपीएस बढ़े या ना बढ़े, यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि ऑलरेडी अर्निंग अगर एकदम सीधी चल रही है, देखिए अर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं है, अर्निंग सीधी चल रही है ईपीएस, लेकिन ये कितनी तेजी से रिकवर कर रहा है, क्योंकि इसको उम्मीद जग रही है, इसको एक पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये ग्राफ आपको खुद में एक लेमैन भाषा में अपनी बात समझा रहा है कि मुझे अर्निंग से अब कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए मुझे आप अप्रैल में जून में बढ़ता ही देखोगे, आप घबराइए मत, ऐसा कुछ बाजार आपको सिग्नल दे रहा है। नाउ
हम अगर ईपीएस वर्सेस प्राइस की बात छोड़ते हैं, रिकवरी पाथ जो मैंने आज का टॉपिक रखा था, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। इन्वेस्टमेंट आउटलुक एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी कुछ की टिप्स आपको देना चाहूंगा। टिप्स नंबर वन, कैपेक्स स्टॉक से प्रॉब्लम आ सकती है इन एग्जीक्यूटिंग एंड यूटिलाइजिंग द इनहैंस्ड कैपेसिटी, यानी उनको ऑर्डर मिल भी जाए, जैसे कि कोई सोलार कंपनी में मत पागलों की तरह इन्वेस्ट करिएगा। बहुत सारे लोग आजकल सोलार के टिप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई सोलार कंपनी को ग्रिड चाहिए, अगर आप पैदा भी कर लोगे, ग्रिड ही नहीं होगा तो डालोगे कहां, सप्लाई कहां डालोगे? तो अल्टीमेटली ग्रिड इशू है, प्रोडक्शन इशू है, इंपोर्ट इशू है, सामान कहां से लाओगे? तो ऐसे इश्यूज में खाली हवा हवा में जो मार्केट में भाव भाग रही है, उनसे थोड़ा बच के रहना है आपको। तो इसलिए मैं पीएसयू वाले में थोड़ा सा घबरा के चल रहा हूं। इसलिए टेम्पररी ग्रोथ होगी, टेम्पररी मोमेंटम होगी, लेकिन ऑब्वियसली आपको आगे चल के उसमें दिक्कत आने वाली है। सो हम लोग तो अवॉइड करेंगे ऐसी स्पेस, हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। हम अभी 25% से ज्यादा अपना पोर्टफोलियो नहीं रखेंगे ऐसे वाले में। टिप्स टू, निफ्टी इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट निफ्टी में कवर नहीं हो रहा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, तो हमको मिड कैप का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए लार्ज एंड मिड कैप ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, लार्ज एंड मिड कैप। ध्यान रखिएगा, जिसकी शब्द में दो हमने आपको बता दिया, एक अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ हो इस समय वो हीरो है, बादशाह है, और जिसमें लार्ज एंड मिड कैप लिखा हुआ हो, जिस स्कीम के आगे लिखा हो लार्ज एंड मिड कैप, वो बादशाह है। तो ये तो दो आपके एकदम कार्ड पैक में रहने चाहिए। तो ये दो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, चाहे किसी को बेच के इसमें आ जाओ, चाहे किसी को चेंज करके आ जाओ। तो आईटी फंड अगर आपके पास है तो उसको बेच लो, आईटी फंड से आप निकल के अंदर आ सकते हैं। एकदम साफ साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप टेक्नोलॉजी से बाहर हो सकते हैं। नाउ, मैनेजिंग द राइज, फाइनेंशियल एंड कंजम्पशन इज गोइंग टू बी द हीरो ऑब्वियसली। अभी इसमें रैली कुछ नहीं शुरू हुई है, अप्रैल से मजा आएगा, आपको देखना होगा। 50% पोर्टफोलियो हम इसमें अपना रखना चाहते हैं इस समय, हम ओवर एक्सपोजर चाहते हैं, एंड वी आर वेरी वेरी बुलिश अबाउट फाइनेंशियल एंड कंजम्पशन। चाहे सेक्टोरल थीम से आइए, चाहे आप हमारे से पोर्टफोलियो पूछिए कि किस पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल ज्यादा है, जैसे मैंने आपको अभी आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटी दिखाया, जीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी दिखाया, ऐसे बहुत सारे हैं। या फिर आप डायरेक्टली सेक्टोरल थीम वाले फाइनेंशियल और कंजम्पशन भी ले सकते हैं। टिप्स फोर, आवर पोर्टफोलियो मे बी हाई ऑन बीटा बट विल कैप्चर बिजनेस एट डिसेंट वैल्यू बट क्लियर ग्रोथ स्टोरी। सो बीटा हाई होना चाहिए। बीटा का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि बीटा डिनोट्स द रिस्क। तो इस समय अगर आप कम रिस्क वाला प्रोडक्ट लेंगे तो ग्रोथ में आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। अब तो रिस्क गया, रिस्क तो प्ले हो गया, हाथ पैर टूट गए जिस टूटने थे। तो इस समय तो जो रिस्क में हायर साइड है उसको लेना पड़ेगा ना, तभी तो वो रिस्क का रिवार्ड देगा। क्योंकि 100 की चीज अगर 50 हो गई, तो 50 पे अब उसको खरीदो ना, जिस अब 50 पे आप उसको खरीद लोगे जो डिफेंसिव है, जो कह रहा है नहीं नहीं अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा क्योंकि एक्सीडेंट होता है, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो आप मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? अब तो आपको तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलानी, क्योंकि एक्सीडेंट ऑलरेडी हो गई। तो इसलिए हाई बीटा, बीटा डिनोट्स द रिस्क, तो हाई बीटा प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। हम लोग अननेसेसरली एनर्जी स्टोरी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। सो एनर्जी स्टोरी है, लेकिन ग्रिड ग्रिड में वो ट्रैप है। तो इसलिए वहां पे हमें देखना है कौन सी एनर्जी स्टोरी लेंगे जिस एनर्जी में कंजम्पशन जुड़ा है। जैसे कि मान लो बिजली पैदा हो रही है और उसको बेच के फायदा हो रहा है, जैसे पावर ग्रिड है, ट्रांसमिशन दे रहा है, चीजें कर रहा है। तो आपको देखना है कि एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी की स्टोरी में रहनी है। एकदम न्यू प्रोडक्शन स्टोरी में मुझे जाने का कोई इच्छा नहीं है। प्रीवियस सेशन में 21 फरवरी को हमने कहा था कि हमारी रिकवरी का टैट है 3 से 6 महीना। अगर आप लोग को याद हो तो एग्जैक्टली हमने 21 फरवरी को आप लोग को 3 से 6 महीना कहे थे। अभी हम 1 महीना हुआ है, अभी भी हमारे पास 3 महीना बाकी है। 3 से 6 महीना में हमने आपको कहा था कंप्लीट रिकवरी का टैट है हमारा, और टर्न अराउंड टाइम यही है। तो जरूर हो जाएगा जो सिस्टम दिख रही है। टाइम टू पिक मल्टी बैगर वही है, सेम है हमारे पास, कंजम्पशन, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रूरल। थीम वही है जहां से मुझे पकड़ के लेना है। और बेस्ट पोर्टफोलियो द करेंट सिनारियो, लार्ज एंड मिड, हम अभी भी स्टिक है उस पे। लार्ज एंड मिड, हमने पिछले बार में भी आपको कहा था कि हाई बीटा, हाई सॉर्टिनो, लार्ज एंड मिड, ये हमारा थीम है। तो इसके हिसाब से हमने आपको चीजें बताई थी मोटा मोटी। आज के दिन में एक शीट आपको शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग उस शीट को देखें, एंड उस पे एक छोटी सी एनालिसिस हम शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, हमने कुछ फंड्स के नाम रखे हैं। जो ग्रीन वाले फंड्स हैं और उनको हमने इस तरह से रखा है, एक ग्रीन है, एक रेड है। अभी अलग अलग सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट 1 ईयर की जो रिकवरी, अभी मैंने फिल्टर लगाया लास्ट 1 ईयर से। तो लास्ट 1 ईयर में 1 लाख रुपए के 1.25 लाख बनने वाले कौन से फंड है? तो 1 लाख का 14,000 यानी 14% रिटर्न देने तक 1 साल वाले कौन कौन से फंड है? तो अगर मैं उसमें नाम देखूं तो ये ग्रीन में
आपको लार्ज एंड मिड का कॉम्बिनेशन है, बट ज़्यादातर आपको फ्लेक्सी भी लार्ज एंड मिड की तरह ही है, मतलब उसमें सारा कुछ मिक्सचर होता है। फिर यहाँ पे फ्लेक्सी है, और फार्मा तो बेचारा हीरो है ही है, तो उसको तो अभी हम बात ही नहीं कर सकते। डीएसपी फार्मा हो, एसबीआई फार्मा हो, तो ये तो फार्मा तो आपका हीरो है ही है। टाटा फार्मा हो, देखिए सब ऊपर है। एसबीआई बैंकिंग हो, तो एक साल में हमारे सारे जो रनर अप हैं, मतलब जो फ्रंट रनर है, वो सारी आपको यही तीन नाम है जो हमने बात किया, चाहे फार्मा, चाहे फाइनेंशियल्स, चाहे लार्ज एंड मिड। लेकिन हम इसी चीज को अगर 3 साल में देखते हैं कि पिछले 3 साल में हमारा क्या स्थिति है, तो 3 साल की स्थिति में अगर मैं देखूं तो 3 साल में ये इंफ्रा उन्फ्रा की बीच में स्टोरी आ गई थी, सारे आपको दिखेंगे इंफ्रा। और ये देखिए एचडीएफसी इंफ्रा, एसबीआई इंफ्रा, अचानक से एक इंफ्रा की टाइगर स्टोरी, बिल्ड इंडिया, क्योंकि उस समय वो इलेक्शन का री रिजल्ट आने वाला था। लेकिन हमें स्टोरी देखनी चाहिए लास्ट 1 ईयर जो कि चेंज दिखा रहा है, और लास्ट 5 ईयर जो कि एक्चुअली में एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि कितने कंपनियां ऐसी हैं, कितने बिजनेसेस ऐसे हैं जो 5 साल में डिस्पाइट द रिटर्न, डिस्पाइट द फॉल, उन्होंने एक अच्छा रिटर्न दिया हो। तो देखिए 1 लाख के 7 लाख बनाने वाले अभी भी हैं इस फॉल के बावजूद। तो वो क्या है, स्मॉल कैप जो कि रिस्कियर था, सबसे ज्यादा गिरा पिछले 6 महीने में। लेकिन अभी भी अगर कोई आदमी ने 1 लाख लगाया था 5 साल पहले और पिछले 6 महीने का पूरा झटका बर्दाश्त कर गया है वो, तब भी उसको 1 के 7 मिल रहे हैं, और 1 के 5 भी मिल रहे हैं, 1 के 4 भी मिल रहे हैं, 1 के 3 भी मिल रहे हैं। तो ये भैया 3 गुना होना 5 साल में, 3 गुना क्यों, मैं तो कहता हूं डबल हो जाए वही बहुत है, वो भी बहुत अच्छा रिटर्न था, लेकिन मैं तो यहाँ 3 गुना पे बात कर रहा हूं। तो देखिए ये लंबी लिस्ट है, ये सब 3 गुना हुए हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, इसमें कंजम्पशन भी है, इसमें लार्ज एंड मिड भी है, इनमें फोकस भी है, फ्लेक्सी भी है। तो मोटा मोटी जो टेक अवे स्टोरी है दोस्तों आज की, लॉन्ग रन में यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि 1 साल में कुछ भी हो जाए, अप एंड डाउन दोनों साइड को कैप्चर भी कर लें, 5 साल में अभी भी बहुत अच्छी स्टोरी रोबस्ट बनी हुई है। और जब ये रिवर्ट हो रहा है मार्केट और हम सही दिशा में चल रहे हैं, तो हमें कोई गलती करने के चांस ही नहीं है। तो मैं यहाँ फिर से आप लोगों को बोलूंगा कि वी आर वेरी मच इन लाइन विद द पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। हमारी टीम के साथ हम एकदम परफेक्टली आपके चीजों को रिव्यू कर रहे हैं टाइम टू टाइम। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करिए, एसआईपी से पीछे मत भागिए। एसआईपी ऐसे समय में बहुत मजेदार करना चाहिए, और मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि अगर 2000 भी आपकी जेब में है, 2000 भी, तो बटन दबा के मेरा ऐप खोलिए और ऐड कर दीजिए, नहीं तो फोन करिए और 2000 रुपए ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों छोटा छोटा अमाउंट भी अगर आपके पास है, मार्केट की इस अपॉर्चुनिटी में मत छोड़िए उसको, प्लीज, दैट इज द रिक्वेस्ट।